हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बर्निंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इशू। तो इसमें पहला हमारा टॉपिक रहेगा रिफॉर्म्स इन इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी स्टेट में, कोई भी नेशन में अगर गवर्नमेंट रन कर रही है तो उसका सबसे पहला धर्म होता है कि रेगुलेशन मेंटेन करना। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस और इलस्ट्रेशन ऐसे कहते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक रेगुलेशन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। दैट्स व्हाई India has been a case of over-regulation, which makes regulation ineffective even after complying the administrative process. तो बेसिकली इंडिया का केस क्या है? इंडिया ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रेगुलेशन कुछ ज्यादा है। इट इज अ स्टेट ऑफ ओवर रेगुलेशन। ठीक है, इवन आफ्टर यहाँ पे रेगुलेशन इतनी इनइफेक्टिव है, जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को भी अगर स्थापित कर दिया जाए तब भी बहुत इनइफेक्टिव रहेगी। ऐसा हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2021 का कहता है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक वर्ड आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसका क्या मतलब होता है? तो बेसिकली एक प्रकार का लीगल मैकेनिज्म है जो एग्जिस्ट करता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। इसे कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, बेसिकली इट इज बिलीव दैट इंडियाज रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू द लैक ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड एंड पुअर कॉम्प्लिहेंशन ऑफ देयर प्रोसेस। तो बेसिकली इंडिया में पुअर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं किया गया है और इनका पुअर फ्रेमवर्क रहता है और लैक ऑफ एफिशिएंसी। हाउएवर, इंटरनेशनल कंपैरिजन शो दैट इंडिया रैंक बेटर देन इट्स पीयर्स ऑफ टू पैरामीटर्स। तो बेसिकली इंडिया की रैंकेज उसके नीचे वाली कंट्रीज से भी बिलो है। The real issue seems to be effectiveness of regulation caused by delays, rank और basically जो effectiveness generate होती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया के, ये बेसिकली डिलेज में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज में एंड क्वालिटी ऑफ रेगुलेशंस में। अब बेसिकली इसका क्या कॉज है और इसके क्या रेमेडीज हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कॉज आता है द रूट कॉज ऑफ ओवर रेगुलेशन हैज बीन द अप्रोच ऑफ अकाउंट फॉर एवरी पॉसिबल आउटकम्स। तो बेसिकली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया का इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ पे ओवर रेगुलेशन अथॉरिटीज हैं। Economic theory and real life evidences shows uncertain and complex. It is just not possible to frame laws which can account for all possible outcomes. और जो हमारी इकोनॉमिक थ्योरी है और जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एविडेंसेस जो बताते हैं कि केवल लॉ को फ्रेम करना ही पॉसिबल आउटकम्स के लिए नहीं सही है, बल्कि द डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व डिस्क्रिएशन विच इज रेदर नॉट कंसिडर्ड गुड। और यहाँ के डिसीजन मेकिंग डिस्क्रिएशनरी होते हैं जो कि गुड नहीं माने जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है द लॉज आर केयरफुली फ्रेम टू अवॉइड डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू ऑफिशियल। तो बेसिकली जो हमारी लेजिस्लेशन है तो उसको इस प्रकार से लॉ बनाने चाहिए कि ऑल द पावर बेसिकली डिस्क्रिशनरी ना हो और किसी भी ऑफिसर्स के पास ना हो, रिजल्टिंग इन एक्टिंग मोर कॉम्प्लेक्स लॉज विच मेड डिस्क्रिशन इवन नॉन ट्रांसपेरेंट। और यहाँ तक इतने कॉम्प्लेक्स लॉज भी नहीं बनाने चाहिए जिससे जो पावर्स हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट बिहेव करती हैं। अब रिसेंट इनिशिएटिव्स At present, the administrative process are reformed by the government very seriously. आजकल प्रेजेंट स्ट्रक्चर में जो हमारे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसमें बहुत तेजी से बदलाव किए जाते हैं। पहला है हमारा चेंजमेंट के लिए लेबर लॉ। लेबर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। तो बेसिकली लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली हम जैसे जानते हैं कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देयर वर 100 स्टेट एंड 40 सेंट्रल लॉज रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स। तो बेसिकली 100 स्टेट के द्वारा बनाए गए और 40 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए लेबर लॉज हैं जो हेल्प करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में, वर्किंग कंडीशन को अच्छा बनाने में, सोशल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने में और मेकिंग लेबर्स टू वर्क कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सेकंड आता है अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। अब बेसिकली कुछ इनिशिएटिव्स लिया गया है अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। इनमें आता है इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली पहले जो था इस लॉ के आने से पहले तो हमारा अदर सर्विस प्रोवाइडर का जो फ्रेमवर्क था वो बहुत जटिल था। ठीक है, द बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री यूजली रन्स ऑन ग्लोबल बेस्ड सिस्टम एंड इंडिया रेगुलेशन रिस्ट्रिक्टेड इट यूज इंस्टेड ऑन लोकलाइजेशन। तो बेसिकली जो हमारी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वो जो ग्लोबल लेवल पे है वहां पे इंडिया की जो रेगुलेशन है वो रेस्ट्रिक्शन को यूज करती हैं और वो इन सब सिस्टम को लोकलाइज कर रही हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर। सिंस इंडिपेंडेंस the autonomous bodies has proliferated and there is need of
constantly not just the cost prospective but in order to maintain transparency। तो बेसिकली भारत सरकार को हमारे इंडिया के जो ऑफिस है उनके स्ट्रक्चर्स और आर्किटेक्चर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे पब्लिक के साथ एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो। अब इंडिया एज अ करेंसी मैनिपुलेटर। अब इंट्रोडक्शन। एक्सचेंज रेट ऑफ वर्ल्ड करेंसी हैज ऑलवेज बी सेंसिटिव इशू। तो किसी भी कोई भी बड़ा नेशन हो, कोई भी बड़ा देश हो, उसके जो एक्सचेंज रेट है एक बहुत बड़ा इशू होता है। इट इज क्रिटिकली वाज इनहेंस्ड इवन मोर वंस ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली इंडिया का जो करेंसी रेट है वो और बढ़ गया जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ। द इशू ऑफ करेंसी मैनिपुलेशन हैज बीन रिपोर्टेड इन मीडिया मोर इन केस ऑफ यूएस। तो बेसिकली जो करेंसी मैनिपुलेशन के केस इंडिया में कुछ ज्यादा ही है एज कंपेयर टू यूएस, which put several countries on the list of currency manipulated in past 4 years। और 4 ईयर में बहुत सारी कंट्रीज ने भी बहुत प्रकार की करेंसी में मैनिपुलेशन किया है। अब करेंसी मैनिपुलेशन। अंडर द करेंसी मैनिपुलेशन influence its currency deliberately through the act of declare unfair by the United Nations Economic Institution economy to gain the advantage of following kinds। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब क्या है। तो बेसिकली करेंसी मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी देश की जो करेंसी है वो कमजोर हो जाती है, जिससे वो अपने फॉरेन ट्रेड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर पहले हमको बाहर से कोई आइटम, लग्जरी आइटम एक्सपोर्ट करना था, इंपोर्ट करना था, तो सोचिए 1 करोड़ लग रहे थे, लेकिन ड्यू टू करेंसी मैनिपुलेशन अब उसी के दाम 1 करोड़ 20 लाख है। जो 20 लाख एक्स्ट्रा गए दैट इज ड्यू टू द करेंसी मैनिपुलेशन। अब इसमें आते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं करेंसी। ट्रेड बेनिफिट्स। devaluation in currency boosts exports for domestic service and become cheaper for the buyers of foreign country। अब बेसिकली करेंसी मैनिपुलेशन से ट्रेड बेनिफिट्स होता है जो बायर्स है फॉरेन कंट्री से। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी तो स्टेबल है, हमारी करेंसी वीक हो गई, तो उनको बेसिकली कम पैसा देके ज्यादा रॉ मटेरियल मिलता है। सेकंड है इंटरेस्ट बेनिफिट। इफ द इकोनॉमिक कंसर्न अ नेट लेंडर टू फॉरेन कंट्रीज इट अर्न मोर इंटरेस्ट ओवर द ओवरसीज लोन फॉरवर्डेड बाय इट। बेसिकली इंटरेस्ट बेनिफिट। अगर किसी की करेंसी बेस्ड है फॉरेन लोन्स पे, वैसे कि इंडिया की भी करेंसी एक बेस्ड है फॉरेन लोन्स पे, अगर उनकी करेंसी मैनिपुलेट होती है तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है सेम अमाउंट ऑफ लोन के लिए। थर्ड है फॉरेक्स फ्लो बेनिफिट। अंडर वैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बीइंग इनहैंस द फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इकोनॉमी एज इंटरेस्ट रेट टाइटन एंड इन्वेस्टर गेट्स। तो बेसिकली फॉरेन फ्लो, तो बेसिकली अगर हमारी इकोनॉमी वीक हो जाती है तो फॉरेन फ्लो भी थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द करेंसी मैनिपुलेशंस एंड सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।